आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई और इसका जनक किसको कहा जाता है? कि अगर बाबा साहब संविधान ना लिखते तो नौकरियों में आरक्षण की संभावना ही नहीं बनती है, लेकिन बाबा साहब ने संपूर्ण भारत में आरक्षण को लागू कराया था। संविधान के माध्यम से लिखित रूप में लागू आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूं अमित अंबेडकर और आप लोग देख रहे हैं सीएम न्यूज 24। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा जो चैनल है आपको लेकर के जाता है बहुजन इतिहास की जानकारी की तरफ। आज हम बात करेंगे आरक्षण के मुद्दे पर। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं श्रद्धेय मीर सिंह हरि जी। हरि जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे साथ में भाई कपिल सान जी हैं। भाई कपिल सान जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, आज हम एक मुद्दा है जो हम आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो है आरक्षण का मुद्दा। आरक्षण की शुरुआत कैसे हुई और इसका जनक किसको कहा जाता है? जी हरि जी। आपने क्वेश्चन किया है कि आरक्षण की शुरुआत कहां से होती है और आरक्षण के जनक किसको कहा जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज को कहा जाता है जी। जो शिवाजी थे उनके एक परपोत्र हैं, कोल्हापुर के महाराज थे और 1902 में इन्होंने आरक्षण की शुरुआत अपने राज्य में की थी। इस संबंध में मैं आपको दो छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। वो आरक्षण की शुरुआत होने से पहले उन दो छोटी सी कहानियों का जानना अति आवश्यक है कि छत्रपति साहू जी महाराज ने 1902 में आरक्षण की शुरुआत कैसे करी। तो पहली छोटी सी एक शोध कहानी है कि महाराज छत्रपति साहू जी महाराज एक दिन स्टडी कर रहे थे, रात को पढ़ रहे थे, काफी समय हो गया ज्यादा, उनको प्यास लगी तो दयालु प्रभाव के थे, दयालुता उनके अंदर थी, करुणा थी, तो उन्होंने सोचा नौकर को न जगाकर मैं खुद पानी ले लेता हूँ जी। वो रसोई की तरफ गए। रसोई में जैसे ही वो प्रवेश करना चाहते थे तो जो वहां पर उनका कुक था, जो ब्राह्मण जाति का था जी, उस कुक ने, उस रसोईया ने महाराज को रोक दिया और रोकने के बाद राजा साहब से पूछा क्या कर रहे हैं। राजा साहब ने कहा कि मुझको पानी चाहिए, मैं पानी ले रहा हूँ। तो कह रहे आप बाहर रहिए, मैं पानी आपको वहीं दे दूंगा। अच्छा। राजा साहब कह लगे तो खुद पानी ले लूंगा। उनको नहीं, आप रसोई के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, यहाँ का राजा मैं हूँ, आप बाहर के राजा हैं। तो राजा साहब कहने लगे कि ये आप क्या कह रहे हैं। तो ब्राह्मण था, जो कुक था उनका, ब्राह्मण जाति का, उसने बोला कि आप शूद्र वर्ण में आते हैं और इस वजह से आप मेरी रसोई में प्रवेश नहीं कर सकते। राजा साहब को बहुत गुस्सा आया। राजा साहब ने रात को ही उसको वहां से निकाल दिया। एक तो ये शोध कहानी राजा साहब के जीवन में हुई। दूसरी कहानी जो है, पूर्णमासी पर लोग स्नान करते हैं गंगा के अंदर या जो भी नदी उनके आसपास होती है। राजा साहब स्नान करने के लिए चल दिए, उनका नावा लश्कर उनके साथ था, मंत्री साथ थे। इसी समय उनके एक दोस्त थे राजाराम शास्त्री, वो आए हुए थे। उन्होंने राजाराम शास्त्री से कहा चलो आप भी स्नान करो। और जब वो स्नान करने लगे तो जो उनके पुरोहित थे, राजा साहब के जो पुरोहित थे, जो पंडित थे, जो पंडित थे, वो मंत्र का उच्चारण करने लगे। राजाराम शास्त्री संस्कृत पढ़े हुए थे और राजा साहब से संस्कृत आती नहीं थी, वो अन्य भाषाओं की उनको जानकारी थी, लेकिन संस्कृत की जानकारी राजा साहब को नहीं थी। तो राजाराम शास्त्री क्या देखते हैं कि ये जो इनका पंडित है वो ऐसे मंत्र पढ़ रहा है जो शूद्रों के लिए पढ़े जाते हैं। स्नान करने के बाद राजा साहब बाहर आए, राजाराम शास्त्री बाहर आए। राजाराम शास्त्री जी ने राजा साहब को बताया कि राजा साहब ये जो मंत्र पढ़ रहा है ये शूद्रों वाले मंत्र आपके लिए पढ़ रहा है। राजा साहब ने उस पंडित से पूछा भाई आप ये मंत्र कौन से मंत्र पढ़ रहे हैं? कि शूद्रों वाले मंत्र पढ़ रहे हैं। क्या मैं तुम मुझे शूद्र समझते हो? क्या आप शूद्र हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आप चौथे वर्ण में आते हैं तो आप शूद्र हैं। राजा साहब बड़े क्रोधित हुए, उसको भी वहां से निकाल दिया। वहां से आने के बाद अपने मंत्री के साथ उन्होंने डिस्कस किया कि ये क्या स्थिति है, मैं इस राज्य का राजा हूँ और मुझे शूद्र कहा जा रहा है, मैं क्षत्रिय क्यों नहीं हूँ? तो मंत्री जी ने उनको एक पुरानी घटना भी उनको सुना दी कि जब शिवाजी महाराज का राज तिलक हुआ था
तो भी पंडितों ने शूद्र में होने की वजह से शिवाजी का राज तिलक नहीं किया था। और बनारस से गंगा भट्ट नाम का एक ब्राह्मण लाया गया था, जिसने अपने शरीर के बराबर, अपने शरीर के वजन के बराबर, अपनी बॉडी के वजन के बराबर सोने की असरफी ली थी और उल्टे पैर के अंगूठे से शिवाजी का राज तिलक किया था। मतलब ये चीजें जब छत्रपति साहू जी महाराज को पता हुई तो उनको बड़ा अचंभा हुआ कि मेरे पूर्वजों के साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो मंत्री जी से डिस्कस करने के बाद वो पूछने लगे ऐसा क्यों है। तो मंत्री जी ने वही व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण शिक्षा लेगा और देगा, वही सारी व्यवस्था उनको बता दी। क्षत्रिय कार्य राज करना और युद्ध लड़ना, वैश्य का कार्य बिजनेस करना, कृषि करना, शुद्ध का कार्य सेवा करना। तो इस बात को बड़े तो राजा साहब ने कहा कि ये तो बड़ी गलत व्यवस्था है, तो एक चीज बताइए, तो क्या हमारे राज्य में कितने लोग सर्विस करते हैं, क्या व्यवस्था है। तो आंकड़े बनाएंगे तो आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 99 पदों पर एक विशेष वर्ग के यानी कि ब्राह्मण जाति के लोग नौकरी करते थे जी। राजा साहब बड़े दुखी हुए। राजा साहब ने कहा तो ये सामाजिक परिवर्तन कैसे होगा। मंत्री कहने लगे साहब आप राजा हैं, आप जैसा चाहें वैसे कर लीजिए। तो राजा साहब ने कहा कि मैं सामाजिक परिवर्तन लाना चाहता हूँ, सामाजिक परिवर्तन ऐसा लाना चाहता हूँ जो सभी वर्गों को समान अवसर मिले। जब समान अवसर मिलेगा तभी तो लोग आगे बढ़ेंगे। तो मंत्री जी से डिस्कस करने के बाद, अपने मंत्रिमंडल से डिस्कस करने के बाद राजा साहब ने अपने राज्य में 1902 में 50% रिजर्वेशन कर दिया। 50% रिजर्वेशन SC और ST को, और SC ST और OBC को 50% में ले लिया। तो मंत्री से डिस्कस होने के बाद उन्होंने हॉस्टल खुलवाए, कॉलेज खुलवाए, क्योंकि जब टीचर नहीं होंगे, जब स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ेंगे तो उनको समान अवसर कैसे मिलेगा। तो इसी प्रकार से छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में बहुत बड़े ये सामाजिक परिवर्तन की राह उत्पन्न करी और तभी से ही उनको आरक्षण का जनक माना जाता है। 1902 से उन्होंने अपने राज्य में, सेवाओं में, नगर पालिकाओं में और स्कूल कॉलेज में सब जगह 50% रिजर्वेशन की SC ST OBC को शुरुआत कर दी। तो हम इसी तरीके से, इसी वजह से हम छत्रपति साहू जी महाराज को आरक्षण का जनक कहते हैं। और इसमें बाबा साहब की भी उन्होंने हेल्प की। धन्यवाद जी। हरि जी, एक चीज आपसे जानना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब संविधान ना लिखते और बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष नहीं होते तो मैं समझता हूं कि जो शोषित, पीड़ित और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनको तो नौकरियों में आरक्षण की संभावना ही नहीं बनती है। जी, आप सही कह रहे हैं। हमारे छोटे भाई कपिल जी ने बड़ी डिटेल से बताया, बड़ा अच्छा उन्होंने वर्णन किया है अनुच्छेदों का, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत साधुवाद। बाबा, इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया, मैं इसको एक चीज बताना चाहता हूँ। 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू ने ड्राफ्ट तैयार किया जी संविधान का, जो स्वीकार नहीं किया गया। तो वो जब ड्राफ्ट किया गया और बाबा साहब ने उस ड्राफ्ट को देखा तो आप ताज्जुब मानेंगे। ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, ये शंकरानंद शास्त्री जी की बुक से बता रहा हूँ जी। तो ये बुक है, शंकरानंद शास्त्री जी की ये बुक है, मैं इस बुक से आपको बता रहा हूँ जी। तो 1928 में ड्राफ्ट किया गया और बाबा साहब ने जब उस ड्राफ्ट को देखा तो आप ताज्जुब मानेंगे कि उस ड्राफ्ट के अंदर कहीं भी दलित और पिछड़ों के लिए कोई प्रावधान नहीं था। बाबा साहब बहुत नाराज हुए इस बात पर और वो ड्राफ्ट ही कैंसिल कर दिया गया, बल्कि बाबा साहब के द्वारा क्या, वो अंग्रेज गवर्नमेंट के द्वारा भी कैंसिल कर दिया गया। तो बाबा साहब, मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि अगर बाबा साहब संविधान ना लिखते तो दलित और पिछड़ों को नौकरियों में रिजर्वेशन ना मिलता, राजनीति में रिजर्वेशन नहीं मिलता और जो इतनी तरक्की कर गए हैं ये लोग नहीं कर पाते। मैं साथ साथ एक बात तो 10 सेकंड और लेना चाहता हूँ अमित जी। जो आर्टिकल कपिल भाई जी ने बताए, छोटे भाई ने बताए, बड़े अच्छे बताए। जो मुख्य आर्टिकल्स हैं, जैसे एजुकेशन में हमें रिजर्वेशन मिला 46, आज हम पढ़ लिख कर इतने बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं तो आर्टिकल 46 की ही बदौलत है। आर्टिकल 330 और 332 जिससे इस आरक्षण के बल पर ही दलित समाज के विधायक और MP पार्लियामेंट और विधानसभा में पहुंचे। हरि जी, एक चीज आपसे मैं जानना चाहता हूँ। हरि जी,
जी 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 जी। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि जो छत्रपति साहू जी महाराज ने जो आरक्षण की शुरुआत की थी, उसको केवल किस तरीके से लागू किया गया था? 1902 में जी छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण की शुरुआत कर दी नौकरियों में, जी शिक्षा में, जी नगर पालिकाओं में। छत्रपति साहू जी महाराज ने इसका एक ऑर्डर किया, जियो निकाला, क्योंकि वो राजा थे, अपने राज्य में वो कर सकते थे, और उसका सामाजिक परिवर्तन उनके राज्य में देखने को मिला। जी। मैं इससे हटकर एक चीज और अपनी थोड़ी करना चाहता हूँ। हरि जी, एक जो आरक्षण है उसका एक मैं आपको बताना। जी जी बताइए। मैं ये जानना चाह रहा हूं, जो छत्रपति साहू जी महाराज ने जो आरक्षण की शुरुआत की थी, वो पूरे भारत में लागू किया था या केवल अपने राज्य में लागू किया था? नहीं नहीं नहीं, अपने राज्य में। वो कोल्हापुर के महाराज थे। जी। कोल्हापुर, कोल्हापुर, केवल कोल्हापुर। आरक्षण था, इसको केवल कोल्हापुर में लागू किया था, लेकिन बाबा साहब ने संपूर्ण भारत में आरक्षण को लागू कराया था, संविधान के माध्यम से लिखित रूप में लागू कराया। मैं हरि जी आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं कि देश में आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? जी, मैं शोध में आपको बताना चाहता हूँ। जी। आरक्षण तो ठीक नहीं है जी। एक सामाजिक परिवर्तन करने का एक रास्ता है। जी। यदि कमजोर वर्गों को, दलितों को, पिछड़ों को आप आगे नहीं बढ़ाओगे तो वो देश कैसे तरक्की करेगा? जब किसी देश के अच्छे नागरिक होंगे तभी तो देश तरक्की करेगा। तो ये कोई भीख नहीं है, ये एक सामाजिक परिवर्तन का, दबे कुचले लोगों को आगे लाने का एक तरीका है। जी। मैं सोच में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, 10 सेकंड और लूंगा अमित जी आपसे। 1902 से शुरुआत होती है आरक्षण की, कोल्हापुर से। महाराज छत्रपति साहू जी महाराज इसकी शुरुआत करते हैं और बाबा साहब इसी आधार को लेकर अपने संविधान में इसको रखते हैं, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। 1902 में सबसे पहले आरक्षण मिला, फिर 1932 में गोलमेज सम्मेलन के द्वारा मिला। उसके बाद 1942 से 46 तक बाबा साहब लेबर मंत्री के रूप में कार्य किया। बाबा साहब ने लेबर मंत्री के रूप में जब कार्य किया तो वहां भी 8.5% अपने मंत्रालय में लोगों को नौकरियों में रिजर्वेशन दिया। उसके बाद से संविधान में हमारे छोटे भाई ने बता ही दिया है आपको। तो मेरा लोगों से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, आरक्षण का गहन अध्ययन करें और लोगों को बताएं। जी, तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं अपने दर्शकों से, अगर हमारे शरीर का कोई अंग अगर काम करना बंद कर देता है तो हम उसको काट करके अलग नहीं करते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि उस अंग को ठीक किया जा सके। इसी प्रकार से देश के जो लोग हैं, जो शोषित पीड़ित कमजोर लोग हैं, अनुसूचित जाति के जनजाति के जो लोग हैं, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और धार्मिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको सामाजिक स्तर बराबर करने के लिए आरक्षण दिया गया है। और आरक्षण उन लोगों को अगर नहीं दिया जाएगा तो वो और पिछड़ते चले जाएंगे, जिसके चलते भारत कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। जी अरे जी, कहना चाहते हैं इस बात पर कुछ? हाँ जी, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। जी। पहले तो जो कपिल भाई ने कहा है, पहले तो कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो आरक्षण के पक्ष में है या विपक्ष में है, उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर नहीं बोलना चाहिए। तो जो आरक्षण के विपक्ष में बोलते, वो हमारे छोटे भाई या बड़े भाई जो भी हैं, हमारे समाज का एक अंग है, वो आरक्षण को पढ़ नहीं पाते हैं कि क्या व्यवस्था है, ये व्यवस्था क्यों की गई। मैं छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। मान लो एक परिवार है, उसमें 4 बच्चे हैं और एक बच्चा बहुत शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमजोर है। तो हम उसको विशेष ध्यान देते हैं उस बच्चे पर, जिससे कि वो 3 बच्चों के बराबर हो जाए। हम उसके डाइट का ध्यान रखते हैं, उसके एजुकेशन का ध्यान रखते हैं, उसको अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। तो यही एक सामाजिक रिजर्वेशन है, जिससे कि वो बच्चा भी उन 2-3 बच्चों के बराबर आ जाए और हमारा परिवार तरक्की करे, यानी कि हमारा देश तरक्की करे। जी जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हरि जी आपका। भाई कपिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बड़े मुद्दे पर हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई है, जो इस समय देश का सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण। और आरक्षण को लेकर के जो देश का माहौल है, उसको किसी भी रूप में मतलब बढ़ावा देने की जरूरत नहीं है, उसको विरोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक सभी समाज के, सर्व समाज के लोग एक साथ मिलकर के नहीं चलेंगे, एक बराबर की रेखा के साथ नहीं
चलेंगे तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। और उसके चलते हम लोगों को आरक्षण की बहुत आवश्यकता है। जिस प्रकार से एक मरीज व्यक्ति होता है उसे डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट देकर के ठीक किया जाता है, उसी प्रकार देश के दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों को आरक्षण की मदद से ही ठीक किया जा सकता है और देश को एक मजबूत भारत बनाने में सहयोग किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हरि जी आपका, आपने हमें कीमती समय दिया। आपको जय भीम नमो बुद्धाय। भाई कपिल जी आपको भी जय भीम नमो बुद्धाय। और आप BGCM न्यूज़ 24 और हम लोग आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। हम प्रत्येक दिन आपको भारतीय संविधान और बहुजन समाज के इतिहास से जुड़े कुछ पन्नों की जानकारी आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ जय भीम नमो बुद्धाय। मैं हूं अमित अम्बेडकर। सभी को मेरा नमो बुद्धाय।